नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो देखिए, हमारा जो है मध्य प्रदेश का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है इसके पहले कुछ टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो परिचय है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और हमारा जो है किस पैटर्न में चल रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओवरव्यू किसी भी टॉपिक का और साथ में उससे बनने वाले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए और कुछ संभावित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं जिससे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम देख सकते हैं अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती हैं। तो किसी भी स्थान की जो भूगर्भिक संरचना है एवं जो भौतिक आकार है विभिन्न कालों यानी कि बहुत समय के अंतर्गत जो है उसकी निर्माण प्रक्रिया और अवस्थाओं से होकर वो गुजरती है। किसी विशेष स्थान की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से हमें क्या क्या पता चलता है, उस स्थान की चट्टानों के रासायनिक संगठन व संरचना के बारे में पता चलता है और इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि उस जो क्षेत्र है उसकी मिट्टी के रासायनिक संगठन, उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध होती है, साथ ही साथ खनिज की उपस्थिति है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको पता चलती है भूगर्भिक संरचना से यानी कि भौगोलिक संरचना से। तो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश जो है विभिन्न प्रकार के जो काल है उसकी भूगर्भिक संरचना हमको सामने देखने को मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमको 4 भागों में देखने को मिलता है। जैसे देखिए, आद्य महाकल्प जिसे हम आर्कियन बोलते हैं, आर्कियन महाकल्प है। ठीक है, दूसरा देखने को मिलेगा आर्य समूह जिसे आर्य ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा मिलेगा क्रिटेशियस कल्प। इसके साथ ही हमें मिलेगा तृतीयक शैल समूह। तो इसके अंतर्गत हमको कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे कि आर्कियन के अंतर्गत देखें तो हमें जो है धारवाड़ चट्टान और पुराना यानी कि ओल्ड जो ग्रुप है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब धारवाड़ चट्टान तो सेपरेट हो गई, पर इसके अंतर्गत देखिए पुराना जो संघ है उसके अंतर्गत हमको कड़प्पा शैल समूह देखने को मिलता है और विंध्यन शैल समूह देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें विंध्यन शैल समूह में आपको लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन देखने को मिलता है। अब धारवाड़ की अगर बात करें, धारवाड़ आपको कहाँ देखने को मिलता है? धारवाड़ आपको ये देखिए, ये वाले क्षेत्र में आपको धारवाड़ देखने को मिलेगा। ये वाला ये क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए बालाघाट के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको धारवाड़ समूह का चट्टान देखने को मिलेगा। अब पुराना संघ के अंतर्गत देखें तो पुराना संघ में आपको कड़प्पा देखने को मिलता है, कड़प्पा शैल समूह। तो कड़प्पा शैल समूह आप देखिए, ये वाला क्षेत्र आपको कड़प्पा शैल समूह देखने को मिलता है। साथ ही साथ विंध्यन शैल समूह की अगर बात करें तो विंध्यन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ आपको लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन इसी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखें आर्य ग्रुप, तो आर्य ग्रुप में देखिए गोंडवाना शैल समूह देखने को मिलता है। गोंडवाना शैल समूह ये देखिए, ये वाला जो भाग है देखिए बघेलखंड के अंतर्गत, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं शहडोल जो सिंगरौली है, सीधी इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना शैल समूह, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें देखने को मिलती है, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, अपर गोंडवाना। इसके बाद जो है क्रिटेशियस कल्प की बात करें तो क्रिटेशियस कल्प में आपको देखिए दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप ये देखिए, ये पूरा जो कंप्लीट भाग है ये वाला, ये दक्कन ट्रैप की जो है एरिया में आता है। ठीक, उसके बाद तृतीयक शैल समूह यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि टर्सरी रॉक ग्रुप इसे बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम विस्तार से बात करते हैं इसी के बारे में और साथ में इसके क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख रूप से चट्टानें हैं उनके प्रमुख साक्ष्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इनसे क्वेश्चन बनने को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आद्य महाकल्प आर्कियन, तो कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? जैसे बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट, डाइक, नीस और सील ये देखने को मिलता है। उसके बाद धारवाड़ समूह कहाँ देखने को मिलता है? छिंदवाड़ा की सौंसर श्रेणी में देखने को मिलता है और बालाघाट की चिल्पी श्रेणी में देखने को मिलता है। पुराना संघ की बात करें तो ये पन्ना, कैमूर, भांडेर श्रेणी, रीवा श्रेणी, ग्वालियर की बिजावर श्रेणी यहाँ पे देखने को मिलता है। द्रविड़ संघ, तो द्रविड़ संघ देखिए मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिले अभी तक। और आर्य समूह सतपुड़ा एवं बघेलखंड के अंतर्गत जो विस्तृत कोयला घाटी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रिटेशियस कल्प बाघ व लमेटा सीरीज में देखने को मिलता है और तृतीयक जो समूह है वो नर्मदा सोन घाटी में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कुछ साक्ष्य हमने देखे चट्टानों के। इसके बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है। मध्य प्रदेश को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, यानी कि मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है मोटे मोटे तौर पर, और उन्हीं को सब कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, बाद में हम जो है इसका डिटेल हम जब क्विज हल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश जो है 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी 3 भागों में बटी है, जिसे सतपुड़ा एवं मैकल श्रेणी पर्वत बोला जाता है। और पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठार आता है। तो जब मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा मध्य भारत का पठार। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। ये देखिए बुंदेलखंड, ये देखने मध्य भारत का कुछ भाग जो है पठार का यहाँ पे भी देखने को मिलता है नीमच के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा भाग नीमच का।
इसके बाद आप देख सकते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा भाग देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार ये देख सकते हैं आप। ये प्राकृतिक विभाजन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं परीक्षा में, ठीक है। और इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैप की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये ऊपर विंध्याचल देखने को मिलेगा, विंध्य पर्वत, ठीक है, और नीचे देखने को मिलेगी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी बोल सकते हैं, ठीक है। इधर साइड सोन है और इधर साइड नर्मदा है। उसके बाद है सतपुड़ा मेकल पर्वत। सतपुड़ा मेकल पर्वत आपको सबसे नीचे वाले भाग में, दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। 3 भागों में ये बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं महादेव श्रेणी है। वहाँ धूपगढ़ की जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 1352 या 1350 के आसपास आपको देखने को मिलती है। पूर्वी पठार में आपको बघेलखंड देखने को मिलता है। तो ये 3 मोटे मोटे तौर पर हमने देखे, और उसके अंतर्गत कुछ सब कैटेगराइज हमने देखे हैं जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो हमने प्राकृतिक विभाजन देखे हैं जैसे मालवा का पठार है और जो अन्य चीज़ें, तो उनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मालवा का पठार की बात करें तो ये अक्षांश और देशांतर आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा यहाँ तो पूछा नहीं जाएगा, पर आप एक झलक यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर तो आपको याद होना चाहिए, 21, 26 और 74, 82 के आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल अगर देखें तो देखिए 88,222, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश का जो है 28.28 यानी लगभग 29% जो है मालवा का पठार घेरे हुए है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। और गहरी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। नदियाँ कौन कौन सी है? माही जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, चंबल जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और यमुना में जाकर मिल जाती है, काली सिंध उत्तर की ओर, पार्वती, बेतवा ये सब जो है चंबल में मिल जाती है। बेतवा आपको ऊपर जाकर यमुना में देखने को मिलती है, ठीक है। और तापमान देखें तो 10 से लेकर 40 डिग्री तक यहाँ तापमान देखने को मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा आपको मई में देखने को मिलता है और कम जो है दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है। वर्षा की बात करें यहाँ पे मालवा में तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। और जिले कौन कौन से आते हैं? जिले आते हैं भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा और रायसेन सागर। ये सारे जो जिले हैं वो मालवा पे पठार के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको जिले भी थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। तो आप जब बार बार इसका रिवीजन करोगे या फिर जो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको तो उसको बार बार आप देखोगे तो समझ लीजिए आप जो है आपकी आंखों में एक प्रकार से पिक्चर के रूप में फिट हो जाएगी। तो इसलिए इसको रटना नहीं है, आपको बार बार देखना है। मैप को रख लीजिए साइड में और आप इन जिलों को जो है इंडिकेट करके चलिए। तो इन जिलों में जो है मालवा का पठार फैला हुआ है। दूसरा जो भाग देखने को मिला था हमको मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार यहाँ पे देखिए ये 32,896 यानी लगभग जो है 11% के आसपास, 11% के आसपास टोटल मध्य प्रदेश का भाग मध्य भारत के पठार में आता है। और यहाँ जरोड़ काली मिट्टी, जरोड़ मतलब नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो जरोड़ मिट्टी होती है, तो इसलिए यहाँ जरोड़ मिट्टी देखने को मिलती है मध्य भारत के पठार में। जैसे चंबल नदी, सिंध नदी, क्वारी, पार्वती, कुनू, ये सब जो नदी ज़्यादातर जो है चंबल और यमुना नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए जरोड़ मिट्टी देखने को मिलती है। काफ़ी उपजाऊ होती है। 15 से लेकर 44 डिग्री तक यहाँ तापमान देखने को मिलता है और 25 से लेकर 125 तक यहाँ सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच। इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार आप देखिए छतरपुर ये वाले ज़िले में देखने को मिलता है, टीकमगढ़, छतरपुर वाले ज़िले में। तो ये जो है 23,733 एरिया में देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब वर्ग किलोमीटर एरिया में। और लगभग जो है 8% यानी 7.7% क्षेत्र में फैला हुआ है। काली, लाल, बलुई, दोमट मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। सिंध, बेतवा, पहुज, धसान ये सभी नदियाँ इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। 10 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान और सेंटीमीटर मतलब 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल है? दतिया, छतरपुर, निवाड़ी जो कि 52वां जिला है, ठीक है। इसके अलावा टीकमगढ़ है, शिवपुरी है, ग्वालियर है, भिंड, ये सारे जो जिले हैं किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। फिर आता है विंध्यन कगारी यानी रीवा पन्ना का पठार जो है विंध्यन कगारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और ये जो है 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग जो है हम देख सकते हैं 10.5 यानी 10.37% जो है मध्य प्रदेश का एरिया घेरे हुए है। लाल काली और लाल पीली मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। टोन्स, केन, सोनार, बहुटी ये जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं नदियाँ। और 8 से लेकर 42 डिग्री तक यहाँ तापमान देखने को मिलता है, ठीक है।
75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। और रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर ये क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर आती है नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी की अगर बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर, 27.9 यानी कि लगभग 28% एरिया में ये फैला हुआ है नर्मदा सोन घाटी। गहरी काली मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, काली और गहरी काली मिट्टी, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीन मुख्य नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, नर्मदा जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, सोन तो नर्मदा की सहायक नदी, सॉरी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, 10 से लेकर 40 डिग्री तक तापमान देखने को मिलता है और वर्षा जो है 70 से 140 सेंटीमीटर। फिर जिले देखें तो देखिए यहाँ पे जिले आपको शहडोल, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नर्मदा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, ये सारे जो जिले हैं इन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं नर्मदा सोन घाटी। फिर आती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की अगर बात करें 34,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल मिलाकर 11% एरिया में फैला है। काली, गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। नदी कौन कौन सी है? तवा, बेतवा, जोहिला, नर्मदा, ताप्ती, सक्कर और हिरण। 18 से 30 डिग्री तक यहाँ तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 62 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में देखने को मिलती है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी एरिया इस भाग में देखने को मिलता है। बघेलखंड का पठार, तो इसे पूर्वी पठार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो 21,577 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और टोटल मिलाकर 7% ये जो है भाग में मतलब फैला हुआ है। 7% एरिया को कवर करता है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है और काली, लाल, बलुई, दोमट मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। सोन, जोहिला, गोपद और बनास, ये नदी यहाँ पे देख सकते हैं हम। 18 से लेकर 35 डिग्री तक तापमान है और ये जो है वर्षा यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, देखिए 62 से लेकर 150 सेंटीमीटर। जिले कौन कौन से? सीधी, शहडोल, उमरिया, मुंडवारा तहसील, इसके अलावा जो है जबलपुर, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ पर्वत की। तो पर्वत में हम देखें तो पर्वत में हमको जो है 3 प्रकार से, यहाँ 3 पर्वत का जो है समूह देखने को मिलता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो 3 पर्वत कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत अगर देखें तो ये देखिए, ये कंप्लीट भाग जो है विंध्याचल, और इधर आगे चल गई थी कैमूर की पहाड़ियाँ के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए विंध्याचल पर्वत। दूसरा मिलता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कंप्लीट रूप से ये 3 भागों में। तो ये पहला जो भाग है इसका राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा जो है सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक मतलब यहाँ पे महादेव की पहाड़ी, और फिर है मेकल पर्वत। तो 3 भागों में देखने को मिलता है। और तीसरा है आरावली पर्वत। तो आरावली पर्वत जो है राजस्थान से दिल्ली तक इसका फैलाव, परंतु ये किनारे किनारे में हमको थोड़ा सा भाग देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिमी जो भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे इसका फैलाव देखने को मिलता है। अब इसकी अगर बात करें यहाँ पे तो कुछ प्रमुख मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे देखिए मध्य प्रदेश में जो पर्वत है उसमें स्थित है। तो यहाँ देखिए सबसे पहली जो चोटी है सबसे ऊंची धूपगढ़। तो धूपगढ़ हम देख सकते हैं 1352 मीटर ऊंची है, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी जो हम देख सकते हैं, इसका उपनाम सतपुड़ा की रानी इसको बोला जाता है धूपगढ़ को, और 1352 मीटर ऊंचाई पर है। तो सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी जो है मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए महादेव पर्वत पर स्थित है, और ये देख सकते हैं इसकी लोकेशन आप। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है सतपुड़ा के अंतर्गत चौरागढ़ की चोटी। तो ये 1326 मीटर ऊंची है, होशंगाबाद में है। होशंगाबाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर सिद्ध बाबा की जो चोटी है, और यहाँ पे ये बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी यानी भांडेर श्रेणी में देखने को मिलती है 1172। तो कहाँ पे है? ये देखिए सिद्ध बाबा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत सिद्ध बाबा। फिर अमरकंटक की पहाड़ी। तो अमरकंटक जहाँ से नर्मदा निकलती है, तो देखिए मेकल के अंतर्गत ही अमरकंटक की पहाड़ी देखने को मिलती है, और ये 1124 मीटर ऊंची है मेकल श्रेणी में। ठीक है, सिगार चोटी की अगर बात करें तो 881 मीटर, ये विंध्याचल पर्वत मालवा इंदौर में है। अब सिगार कहाँ पे है? तो सिगार आप देख सकते हैं, ये वाली लोकेशन पे आप सिगार देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अच्छा ये इंदौर, मालवा इंदौर में देखने को मिलती है। जाना पाव पहाड़ी जहाँ से चंबल नदी निकलती है, तो ये 854 मीटर है। विंध्याचल पर्वत माला पर यहाँ देख सकते हैं, मालवा इंदौर में। धार की पहाड़ी 828 मीटर, विंध्याचल पर्वत धार के अंतर्गत देखने को मिलती है। धजारी चोटी जो है 810 मीटर, विंध्याचल पर्वत मालवा में। और फिर है गुडविल चोटी जिसे सद्भावना शिखर बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत दमोह में। तो यहाँ देखिए
सद्भावना शिखर ये देखने को मिलता है। तो ये बेसिक हो गया हमारा कुछ पर्वत के बारे में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, जैसे देखिए गिद्धराज पर्वत की अगर बात करें तो यह पर्वत मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, ठीक है, रामनगर तहसील में। गोपांचल पर्वत ग्वालियर का किला में स्थित है। लमेटा हिल्स जबलपुर में है। भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर स्थित है। श्यामला जो है श्यामला हिल्स, नेबरा, कटारा, ईदगाह, अरेरा एवं बंटरी हिल्स, दानिश हिल्स, मोर वन हिल्स, ये सभी भोपाल में है, ठीक है। शारदा माता का मंदिर जो है त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हो गई हमारी जो है भौगोलिक संरचना के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्विज़ की, इनसे बनने वाले क्विज़ और जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए भी है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड क्या है, तो आप देखिए जब हमारी पृथ्वी के अंतर्गत अगर देखें तो पूरा जो भूभाग था एक ही भाग के अंतर्गत, मतलब एक कंप्लीट भाग था। जैसे आज की डेट में आप देख सकते हैं ना, अलग अलग देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब भाग अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। परंतु बहुत समय पहले, यानी कि 225 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक भाग देखने को मिलता था। एक भाग जो है पेंजिया कहलाता था, ठीक है, और जो सागरी महासागर वाला भाग है पैंथालासा कहलाता था। कुछ हलचल प्लेट चट्टानों, मतलब जो है प्लेट की हलचल के अंतर्गत जो है यहाँ पे इनमें जो है टूट फूट देखने को मिली, यानी अलग अलग हो गए। तो एक भाग जो है टूटकर ऊपर चला गया जिसे लॉरेशिया या अंगारा लैंड बोला जाता है, और एक भाग टूटकर नीचे चला गया प्लेट के जो है आपस में दूर जाने के कारण, तो गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर देखिए धीरे धीरे जो है सब अलग अलग बढ़ते गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इस प्रकार बढ़ते गए। और धीरे धीरे देखिए ये जो इंडिया है ऊपर खिसकता गया। तो इस भाग में देखिए आप इंडिया यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो इंडिया इंडिया किसका भाग है, इंडिया जो भाग है गोंडवाना लैंड का भाग है। अब जब गोंडवाना लैंड का भाग इंडिया है तो इंडिया के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग क्या है, ये वाला, यहाँ पे इंडिया आ गया, और इंडिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश है। यानी कि मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, तो मध्य प्रदेश का जो है दक्षिण पूर्व क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए देखिए दक्षिण मतलब इस टाइप से अगर देखें, और पूर्व में भी, तो ये देखिए गोंडवाना क्षेत्र ये कहलाता है, गोंडवाना सेल समूह का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अब गोंडवाना सेल समूह की अगर बात करें, देखिए गोंडवाना सेल समूह की जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान। अब देखिए यहाँ चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टान होती है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बनती है, और उसी प्रकार उनमें जो है घिसावट होते जाती है, अपक्षय होते जाता है, धीरे धीरे उनकी परत दर परत जमते जाती है, तो उससे बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो इस प्रकार की जो चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलती है अवसादी चट्टान, उनका निर्माण कार्बोनिफेरस युग, जुरासिक युग के मध्य हुआ है। पहली बार गोंडवाना शब्द का जो प्रयोग है फोस्टरमेंट ने किया था। 98% कोयला केवल इन्हीं चट्टानों से देखने को मिलता है, ठीक है। और सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड के जो पठार है इसमें पाई जाती है। जैसे बघेलखंड के पठार में हमने देखे गोंडवाना, और गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें 3 भागों में विभाजित है। मतलब ये जो है लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना, ये आपको देखने को मिले। कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन जो है उत्तरदायी है। तो देखिए चंबल के लिए जो है अवनलिका अपर्दन, अवनलिका जिसे हम जो है गली अपर्दन बोला जाता है, गली इरोजन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर गली इरोजन है, ठीक। और नर्मदा की अगर बात करें तो नर्मदम जो है भ्रंश घाटी, यानी कि भ्रंश है। भ्रंश का मतलब जो होता है जब एक चट्टान दूसरी चट्टान से दूर जा रही होती है तो बीच में क्या हो जाता है, धंसाव हो जाता है। तो धंसाव होने के कारण यहाँ पे नदियाँ बहने लगी है। तो आपको पता है ताप्ती और नर्मदा दोनों जो है भ्रंश घाटी में बहती है, परंतु गली जो है यहाँ पे गली इरोजन यहाँ पे चंबल घाटी के निर्माण के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए चंबल घाटी की अगर बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी आप देखिए जानापाव पहाड़ी इंदौर के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये निकल कर गई है, और निकल कर यहाँ देखिए आपको गांधी सागर परियोजना देखने को मिलती है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में, और फिर ये राजस्थान से होते हुए फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और जाके यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि आपको पता है यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के अंतर्गत ये नदी जो बहती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए अवनलिका अपर्दन क्या कहलाता है, गली इरोजन जिसे बोलते हैं, वर्षा जल के तेज बहाव से सतही मृदा का अपर्दन से धाराओं के रूप में बह जाना। तो देखिए यहाँ देखिए ये देखिए काफ़ी जो है बीहड़ों का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे ये चंबल नदी बहती है, तो यहाँ पे जो है
डाकुओं को रहने के लिए काफ़ी जो है सहायता मिलती है इनमें, मतलब जो बीहड़ है उसमें। अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जहाँ पे दो नदियाँ, यानी कि अमरकंटक को वाटर शेड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदी, जोहिला नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी, इन्हीं मतलब इसी पहाड़ी से यहाँ पे निकलती है। ठीक है, तो देखिए अमरकंटक कहाँ पे है? मेकल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत अमरकंटक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है। देखिए आप मेकल पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक चौड़ा है और यहाँ जो है अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तार है, और इस श्रेणी के जो है विभिन्न दिशाओं से बहने वाली अनेक नदियों का उद्गम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे नर्मदा, सोन, जोहिला, महानदी का उद्गम जो है यहीं पे देखने को मिलता है। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली आपको देखने को मिलेगा। अरावली मतलब आप देख सकते हैं अरावली यहाँ से मैंने बताया था राजस्थान से गया है तो दिल्ली तक गया है, तो थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये है आपका बिंद, तो बिंद और अरावली के मध्य कौन सा है? मालवा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मालवा का पठार। ठीक है, अब यहाँ देखिए मालवा की जो जलवायु जो है, ये चीनी यात्री आया था, विदेश यात्री, इतिहास में हमने पढ़े हैं, तो ये इसका नाम था फाइयान। इसने जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है किसको? मालवा की जलवायु को। और मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, 881 मीटर, हमने पढ़े हैं। इसके अलावा जाना पाँव जो है 854 मीटर, धजारी 810 मीटर, ये सभी आप देख सकते हैं। और यह जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार माना जाता है। ठीक है, लगभग 28 दशमलव कुछ प्रतिशत है, यानी कि टोटल 29% ये देखने को मिलता है टोटल मध्य प्रदेश का। ठीक है, गेहूं की डलिया भी इसे कहा जाता है क्योंकि गेहूं यहाँ अधिक मात्रा में उगाया जाता है, मतलब उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां है? तो देखिए सतपुड़ा में सबसे अधिक ऊंची चोटियां है, यानी कि पहली धूपगढ़ है, फिर दूसरी चौड़ागढ़ है। धूपगढ़ आप देख सकते हैं 1352 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको धूपगढ़ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, धूपगढ़, और यहीं पे आपको चौड़ागढ़ भी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊंची चोटी पहला धूपगढ़ है 1352 मीटर, महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा की रानी से बोला जाता है। और दूसरी जो है चौड़ागढ़ की चोटी 1326 मीटर होशंगाबाद में। तो सबसे ऊंची तो यहीं देख सकते हैं हम, कहाँ पे? सतपुड़ा के अंतर्गत। उसके बाद है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने देखे थे प्राकृतिक विभाजन में मालवा भी है, ठीक है, बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है, परंतु उत्तराखंड यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड तो एक स्टेट है ना, ठीक है, ये स्टेट है, ये प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत नहीं, स्टेट है एक उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है। कब बनाया गया है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप प्राकृतिक विभाजन में देख सकते हैं टोटल 3 भाग है, परंतु इसमें सब कैटेगराइज है। तो नीचे से चलते हैं, सतपुड़ा मेकल पर्वत है, बघेलखंड का पठार है, फिर आप देख सकते हैं नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, उसके बाद देखिए बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार और मध्य भारत। तो देखिए मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये 5 भाग आते हैं, फिर पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड आता है, फिर सतपुड़ा मेकल पर्वत आता है। ठीक, उसके बाद नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी मैंने बताया था भ्रंश घाटी में बहती है, तो ऊपर साइड आपको देखने को मिलेगा विंध्य पर्वत और नीचे साइड आप देख सकते हैं सतपुड़ा, बीच में बह रही है नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ऊपर आपको विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा और नीचे आपको सतपुड़ा मिलेगा, बीच में आपको नर्मदा घाटी यहाँ पे बहती हुई देखने को मिलती है भ्रंश घाटी में। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो नर्मदा घाटी अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं भ्रंश घाटी का है, यानी कि 2 चट्टानें जब आपस में दूर जा रही है तो बीच में क्या बन गया है? बीच में दरार बन गई है, और दरार बनने से वो भ्रंश बन गया है, यानी कि उसी में वो बहती है। तो देखिए भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, यानी कि तनाव जनित बल के कारण 2 भूखंड का विपरीत दिशा में खिसकाव होना, यानी कि एक चट्टान इधर की ओर भाग रही है और एक चट्टान जो है इधर की ओर भाग रही, तो बीच में जो है धंसाव हो गया है यहाँ पे, और धंसाव होने के कारण क्या हो गया है? वो भ्रंश का निर्माण हो गया है, रिफ्ट वैली का। ठीक है, तो इसी में जो है नर्मदा घाटी बहती है। तो यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये विंध्य पर्वत की रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, तो दोनों आपस में पास पास थी पहले, परंतु दूर चली गई और बीच में जो है नर्मदा रिवर आपको देखने को मिलती है। देखिए ये जो है इसमें आप देख सकते हैं। चलिए अगला जो है शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? शहडोल जो है बघेलखंड यानी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए शहडोल आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा और ये बघेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इस मैप में देखिए शहडोल
अच्छा, आपको जो है मैप में पूरे जिलों की जो है स्थिति की मतलब अपने दिमाग में पिक्चर होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पे है, किससे सटा हुआ है। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था ना कि 50% क्वेश्चन आपके मैप से ही हल हो जाते हैं। इसलिए मैप आप अगर बना बना कर देख लेते हैं, आप एक कोरा कागज़ लीजिए, एक पहले ब्लैंक मैप बनाइए। ब्लैंक मैप बनाने के बाद जिले को इंडिकेट कीजिए, उस जिले के आसपास कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा जिला किस पठार में आता है, किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नदी आप वर्णन कीजिए, नदी किस नदी के किनारे कौन से जिले आते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही हल हो जाने हैं 50% से भी ज़्यादा। तो इसलिए मैप पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक। भूवैज्ञानिकी संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं, तो कौन सी चट्टानें हैं? मैंने बताया था सबसे शुरू में आद्य महाकल्प यानी कि आर्कियन चट्टानें जो है सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए, जो आद्य महाकल्प की चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्राचीन कठोर चट्टानें हैं। इनका निर्माण तप्त व पिघली हुए ठंडे पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान, यानी कि जब पृथ्वी काफ़ी गर्म थी और उसके बाद ठंडी हुई, उस दौरान इनका निर्माण हुआ और ये काफ़ी रवेदार होती है। इन प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि इतनी गर्म थी तो जीवाश्म वैसे ही जलकर खाक हो गए और ये जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं थी इस समय, ठीक है। और भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है जो कि प्रायद्वीप पठार के 2/3 हिस्से को घेरे हुए है, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और इनका विस्तार मुख्य रूप से देखें तो हम देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से लेकर बिहार के पठारी भाग, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक भी देखने को मिलता है। बुंदेलखंड की जो नीस है उसके रूप में भी यहाँ मिलती है सबसे पुरानी, ठीक है। बुंदेलखंड में जो गुलाबी ग्रेनाइट है पाया जाता है वो भी आर्कियन का ही उदाहरण है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, तो अभी हमने देखे थे मालवा का पठार 28.7 के आसपास, यानी 29 लगभग आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश का, ठीक। तो यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये देखिए 28.62% यहाँ सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। गहरी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है और यहाँ नदियाँ आप देख सकते हैं, तापमान, वर्षा और कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मालवा का पठार कहाँ पे है? इधर साइड आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, इधर अरावली देखने को मिलेगी, ठीक है। ऊपर साइड आप देख सकते हैं, ये देखिए बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं वो हमने देख चुके हैं। कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो देखिए, जब विभाजन की बात करें, मतलब सन 2000 में मध्य प्रदेश फिर से पुनर्गठित हुआ, यानी कि पहले बना था 1956 में। 1956 में बना था तो क्या था, छत्तीसगढ़ इसके साथ में था, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये एरिया वाइज सबसे बड़ा था। परंतु जब 2000 में छत्तीसगढ़ 16 जिले लेकर अलग हो गया तो उस समय ये जो है सेकंड नंबर पर आ गया। अब सेकंड नंबर पर क्यों आ गया? तो ये राजस्थान से छोटा हो गया। राजस्थान पहले नंबर पर है और दूसरा नंबर पर जो है मध्य प्रदेश है। तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, देखिए जब छत्तीसगढ़ यहाँ पे था, ये देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये कंप्लीट रूप से ये मध्य प्रदेश था, ठीक है। ये वाला जो है कंप्लीट रूप से मध्य प्रदेश था। तो सिंपल सी बात है, पहले नंबर पर था, परंतु अब जो है मध्य प्रदेश इतने भाग पर आ गया है, ठीक है। इतने छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो पहले नंबर पर राजस्थान हो गया, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया। तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है भारत का, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? तो देखिए यहाँ जो है उज्जैन और इंदौर देखने को मिलता है मालवा के अंतर्गत। तो देखिए मालवा, आपको देखिए मालवा जो है ये वाले भाग में देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाले भाग में जो है मालवा देखने को मिलता है। तो उज्जैन भी है देखने को मिल रहा है, इंदौर भी है देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है उज्जैन और इंदौर है, ठीक है। और मालवा की अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है जहाँ मालवा है, तो ये लावा मिट्टी से निर्मित एक विशाल विस्तृत पठार है और मारवा का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अक्षांश और देशांतर आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ जो है पठार का नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से होता है और गुना मंदसौर से लेकर सागर तक ये फैला हुआ दक्कन ट्रेप से आवृत है। इस प्रदेश को मालवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ नदियाँ चंबल, बेतवा और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो है जल निकास मिलता है यहाँ पे। 300 से लेकर 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। रीवा, दमोह और पन्ना के पठार तथा भांडेर, कैमूर और पन्ना की जो पर्वतीय श्रेणियाँ भी यहाँ पे है इसके अंतर्गत आती है। मंदसौर, उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, देवास, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, गुना, विदिशा, ये सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी कहाँ है? चंदेरी है अशोकनगर में, ठीक है। अशोकनगर में है तो पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आपको मालवा देखने को मिलता है। यहाँ से क्या देखने को मिलता है? मालवा, ठीक है। और इधर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलता है बुंदेलखंड का पठार और यहाँ देखने को मिलता है मध्य भारत का पठार। तो आप देखिए अशोकनगर को जो है बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार छू रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मालवा और बुंदेलखंड जो है, चंदेरी जो है अपनी सीमाओं को बांटता है दोनों पठार से।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। तो धूपगढ़ सतपुड़ा के अंतर्गत है। सतपुड़ा के अंतर्गत भी 3 भाग है, 3 भाग में वो महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत है और इसकी ऊंचाई जो है 1352 मीटर है। ठीक है, सतपुड़ा की रानी से बोला जाता है। तो ये देखिए आपको जो है 1350 या 1352 के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है। इसमें जो है 1352 यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है जो कि हम देख सकते हैं कौन सा जो है पश्चिमी भाग, राजपीपला की पहाड़ी देखने को मिलता है पश्चिमी सतपुड़ा। ठीक है, कटी फटी, जिसके कारण इसके दोनों ढलाने को जो है नर्मदा ताप्ती नदियों की सहायक नदियों के द्वारा काटा गया है। और पश्चिमी सतपुड़ा में जो है अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी, ये सभी स्थित है। निमाड़ का मैदान भी यहीं पे स्थित है। दूसरे जो भाग है महादेव श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ सबसे मुख्य जो है धूपगढ़ की चोटी 1352 देख सकते हैं। और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन व गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और यहाँ महादेव पर्वत का जो विस्तार है होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी में देखने को मिलता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। और मेकल जो श्रेणी है, मेकल श्रेणी की अगर बात करें तो अर्धचंद्राकार यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखिए अमरकंटक का पठार अपकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखें सतपुड़ा श्रेणी की, तो यहाँ देखिए अमरकंटक 1124 मीटर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए चंबल घाटी जो है मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो ये जो है मध्य भारत के पठार में स्थित है चंबल घाटी। चंबल घाटी कहाँ देखने मिलती है? देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको चंबल देखने को मिलती है, फिर इधर वाले भाग में भी चंबल घाटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो मध्य भारत का पठार यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब मध्य भारत के पठार की अगर बात करें, देखिए यह जो है दक्षिण में मालवा के पठार, मतलब नीचे दक्षिण में मालवा का पठार देखने को मिलता है। पश्चिम में राजस्थान, ये देखिए राजस्थान देखने को मिलता है पश्चिम में। और उत्तर में यमुना का मैदान, यमुना नदी में चंबल नदी जाकर मिलती है। और उसके बाद पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी, ये देखिए बुंदेलखंड का पठारी भूमि। तो इसका जो जल बहाव अधिकतर है चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। और इस क्षेत्र का साधारण ढाल भी उत्तर पूर्वी की ओर है। उत्तर पूर्वी की ओर मतलब ऐसे बह रही है। ठीक है, उत्तर भी तरफ जा रही है और पूर्व की तरफ भी जा रही है। ठीक है, चंबल की निचली घाटी 15 से लेकर 30 मीटर तक गहरे गड्ढे हैं। और चंबल उप आंध्र प्रदेश भी इसको कहा जाता है। दोमट मिट्टी से ढकी हुई है, जलद चट्टानें पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच आदि जिलों के अंतर्गत ये जो है फैली हुई है। प्रमुख नदियाँ यहाँ चंबल, काली सिंध और पार्वती देखने को मिलती है मध्य भारत के पठार में। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए ग्वालियर का किला ग्वालियर में है, बांधवगढ़ उमरिया में है, ओंकारेश्वर खंडवा में है, सोमनाथ आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा, गिर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक, अच्छा जो मैंने बताया यहाँ ग्वालियर का किला, तो ग्वालियर आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उमरिया के अंतर्गत बांधवगढ़, ठीक है। उसके बाद जो है ओंकारेश्वर खंडवा में देखने को मिलता है। और गुजरात में आपको देखने को मिलेगा क्या? सोमनाथ मंदिर। भोपाल बसा है, मैंने बताया था भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, यहाँ आप देख भी सकते हैं 5 पहाड़ियों पर बसा है। और अन्य पहाड़ी भी आप देख सकते हैं जो हिल्स है भोपाल के अंतर्गत ही है। निम्न में से कौन से जिले जो है मालवा पठार में नहीं आते? तो देखिए नीमच और सीहोर भी आते, उज्जैन रतलाम भी आते, देवास विदिशा भी आते, पर बैतूल और नरसिंहपुर, ये जो है बैतूल आपको सतपुड़ा के अंतर्गत देखने को मिलता है, नरसिंहपुर बैतूल। तो देखिए यहाँ देखिए नरसिंहपुर यहाँ है, बैतूल यहाँ है। तो इस भाग में आपको नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा देखने को मिलता है। तो ये जो 2 है मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, चलिए मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती है? मध्य भारत की जो पठार की जो नदियाँ है वो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। उत्तर की ओर भी बहती है, उत्तर पश्चिम की ओर भी बहती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो मध्य भारत की जो नदियाँ है आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए उत्तर की ओर, ठीक, यहाँ से ठीक उत्तर पूर्व की ओर बहती है ये। ठीक है, जाना पांव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जाना पांव जो है, जाना पांव इंदौर के अंतर्गत, और इंदौर किसका भाग है? ये मालवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो मध्य उच्च प्रदेश जिसमें 5 भाग आते हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी जिसमें सतपुड़ा आता है, और पूर्वी पठार में बघेलखंड आता है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो ये सिद्ध बाबा चोटी है, और वो हमने देखे थे यहाँ पे। देखिए सिद्ध बाबा चोटी आप देख सकते हैं कितनी है, 1172 मीटर है। भांडेर श्रेणी के अंतर्गत जो है सर्वोच्च चोटी है। मेकल जो पहाड़ियाँ है विभिन्न नदियों का स्रोत है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वाटर शेड। मैंने बताया था वाटर शेड कहा जाता है, जैसे जोहिला, सोन, नर्मदा, ये सभी नदियाँ जो है मेकल पहाड़ियों से ही निकलती है।
ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में देखिए मालवा भी है, महाकौशल जबलपुर के अंतर्गत है, बघेलखंड भी है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे नहीं है। छोटा नागपुर का पठार आप देख सकते हैं, देखिए ये वाले भाग में, झारखंड वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी यहाँ पे जो आपके खनिज वगैरह पाए जाते हैं। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार द्वीप है, सिगार चोटी। ठीक है, और सिगार कहाँ पे है आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला भाग। ठीक है, 881 मीटर। ठीक, मालवा इंदौर के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। तो ये जो है चंबल घाटी। ठीक है, क्योंकि ये गली इरोजन का उदाहरण है। बाकी सोन, नर्मदा, ताप्ती ये सभी जो है भ्रंश घाटी के अंतर्गत ही बहती है। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। दक्षिण का द्वार जो है बुरहानपुर को कहा जाता है। ठीक है, मैप में भी आप देख सकते हैं, देखिए दक्षिण का द्वार बुरहानपुर को सबसे दक्षिणी जिला भी होता है। और सबसे उत्तरी जिला आपको मुरैना देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अलीराजपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इधर आपको सिंगरौली देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में सबसे छोटी सर्वप्रथम आना चाहिए। तो सबसे बड़ी कौन सी है, धूपगढ़ है, दूसरी जो है चौड़ागढ़ है, फिर अमरकंटक तीसरी है, और चौथी सद्भावना शिखर। तो पहले कौन सा आएगा, 4th नंबर का आएगा, फिर आएगा 3 नंबर का, फिर आएगा 2 नंबर का, फिर आएगा 1। तो आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 यानी डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे भी निहार सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा जो मतलब सेकंड टॉपिक हमने पढ़े हैं, क्या नाम मतलब इसका जो भौगोलिक संरचना मध्य प्रदेश की, इसको हमने कंप्लीट रूप से यहाँ विस्तार से पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लेकर आऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है।